तो आज हमसे मिलने आए हैं सुपर 100 की शान सौर्यांश। सौर्यांश को मिली है ऑल इंडिया रैंक 95। सौर्यांश के 180 आउट ऑफ 180 है इन सेक्शन 1। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, इंटरव्यू तो आप दुनिया भर के देखते हो, आप ये स्ट्रेटेजी बताएंगे कि 180 आउट ऑफ 180 कैसे है, क्योंकि इनके मैथ्स में भी पूरे 180 मार्क्स हैं और 180 90 मार्क्स हैं और रीजनिंग में भी 90 है। तो जो मैथ्स है उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला है उसको ठीक करके, है ना? हाँ सर। हाँ, वरना आप में से कई लोग सोचेंगे कि 176, नहीं नहीं, पूरे 180 आए हैं। ठीक है, तो आप हमें गाइड करिए, जी सर। बच्चों को गाइड करिए कि कैसे आपने 180, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे सेक्शन 1 से फायदा हुआ आपको। आप पोस्ट का भी कुछ बता रहे थे जी कि सर। आपको जो पोस्ट चाहिए थी नारकोटिक्स वाली, हाँ सर। वो कैसे मिली और सेक्शन 1 के मार्क्स से कितना फायदा होता है। हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मैं आपको सीधा टू द पॉइंट मैथ्स का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग का, कि कैसे मेरे साथ जो है, मैंने इससे पहले भी 2 सीजीएल दे रखे हैं, बट मेरे को हमेशा सेक्शन 1 में दिक्कत रहती थी, खासकर मैथ्स में। और मैथ्स की वजह से अगर मैथ्स में मेरा टाइम ज़्यादा लग जाता था तो समटाइम्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन छूट जाता था। तो हम आज वो भी देखेंगे कि कैसे हमने जो है इसको टैकल किया, और इस बार जा कर के मैंने पूरा सब कुछ अच्छे से किया और मेरे को फुल मार्क्स मिल गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे पहले मैथ्स के बेसिक सिलेबस की। अगर आप किसी भी टीचर से, मतलब किसी से भी, कहीं से भी बेसिक सिलेबस कर चुके हैं, आप आभास सर का स्पार्टन्स भी ले सकते हैं अगर बेसिक सिलेबस करना है। मान लीजिए आप पहले से ही कहीं से कर चुके हैं तो भी कोई इशू नहीं है। फिर मेन इशू आता है कि जब हम मेंस के टाइम पे आते हैं तो हमें पहली चीज़ तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेंस के जो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मॉक में हमें मिल जाते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये सब चीज़ें हमें कैसे टैकल करनी है हम ये देखेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि कहाँ पे हम लैग करते हैं, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम से पहले सबसे मेन चीज़ होती है रिवीजन। तो हम रिवीजन कैसे करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होंगी ये सब देखते हैं। तो पहले हम बेसिक सिलेबस मान लेते हैं कि आपने किसी भी टीचर से बेसिक सिलेबस कर लिया है। तो अभी हम बात करेंगे कि पहले तो मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने बेसिक सिलेबस एक्चुअली मोस्टली यूट्यूब से ही किया था, तो मेरे पास कोई प्रॉपर नोट्स भी नहीं थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि मैं रिवाइज कहाँ से करूँ। एक्चुअली मेरा मैथ्स बैकग्राउंड ही था, तो मुझे रिवीजन, इसी वजह से मैंने, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ मैंने गलती करी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए या फिर कुछ भी। तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि जब मैं मेंस के लिए मॉक्स लगाता या फिर मेरे को याद आता कि जैसे मेरे कुछ चैप्टर्स वीक थे, फॉर एग्जांपल मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एवरेज के कुछ टाइप्स हो गए, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं एक्चुअली कहाँ से करूँ इनको। फिर मैं इधर उधर भटकता था। तो लास्ट दो ईयर्स में मेरा सेक्शन 1 इसी वजह से खराब जाने लगा। तो इस बार मैंने क्या किया कि इस बार जब मेरे को एग्जाम से पहले मैंने सुपर 100 का जो है वो हर चैप्टर का जो है मैंने शीट्स निकाल लिया। तो उससे क्या हुआ कि मैंने जो जो पॉइंट्स वीक था मैंने सारा चैप्टर को पहले एक बार गो थ्रू किया, जितना जितना क्वेश्चन था। क्योंकि सुपर 100 का सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको एक चैप्टर, इवन ज्योमेट्री भी सर का 10-11 क्लास में खत्म हो जाता है, जो मोस्टली टीचर्स का 45 to 50-60 क्लासेस भी चला जाता है। बट क्वालिटी कंटेंट ये चीज रहती है कि उसमें आपको कोई भी टाइप या कुछ भी मिस नहीं होगा, आप ज्यादा ही सीख के जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने हर चैप्टर का पीडीएफ निकाला, और फिर उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते थे, जो मुझे पहली बात तो, आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन आपसे बन जाएगा, और कौन सा क्वेश्चन जो इजी नहीं है आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। तो आप उसको मार्क कर लीजिए, एक बार उसमें पेंसिल से मार्क कर लीजिए। ऐसे ही एक चैप्टर होगा जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस होंगे, तो हार्डली 30-40 क्वेश्चंस जो है ऑन एन एवरेज आपको मार्क करने होंगे। और आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, तो आपको शायद 10-15 क्वेश्चन ही मार्क करने होंगे। तो भाई मैंने तो यही किया कि मैंने सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए पहले हर चैप्टर के। और फिर उसके बाद क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने परसेंटेज उठाया, तो परसेंटेज में आप देखिएगा कि रेयरली कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कमीशन से रिलेटेड, या फिर डिसऑनेस्ट मिल्कमैन से रिलेटेड, या शॉपकीपर से रिलेटेड।
तो वो क्वेश्चन में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको विद इन टाइम बेसिक लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपको टाइप पता होना चाहिए कि इस टाइप से मेरे को इस टाइप का सवाल का अप्रोच ऐसे करना है। तो जब आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे जो आपको याद होनी चाहिए पहले से, तो उसके लिए आपको वो क्वेश्चंस बार बार रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि वो आते हैं नहीं एग्जाम्स में जल्दी, तो हमें वो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो पाता ऐसे। इसी वजह से मैंने क्या किया कि मैंने उन क्वेश्चंस को मार्क किया, और ऐसे ही हर चैप्टर में मैंने मार्क कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने वन टाइम जब रिवीजन मारा, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन थे, एक चैप्टर में 20 क्वेश्चंस थे, तो वो फर्स्ट रिवीजन के बाद घट के 10 हो गए। तो ऐसे ही करके मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर को 5-5, 6-6 बार रिवाइज कर लिया था। और जो चैप्टर्स मेरे को, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ टाइप्स आपको फोबिया लगते हैं, आप कई बार भी उनको लगा लें बट आप बना नहीं पाते हैं फिर विद इन टाइम उनको। जब मॉक में आता है तो वो होता है ना कि पेन स्टक कर जाता है कि भाई यार इसको, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इसको बेसिक से बनाऊं या फिर वो जो तरीका था जिससे मुझे बनाना चाहिए उससे बनाऊं। फिर आप वहीं पे एंड हो जाता है आपका 30-40 सेकंड ये डिसाइड करने में चला जाता है कि मैं मेथड कौन सा यूज करूं एक्चुअली। और सुपर 100 का मुझे बेस्ट चीज यही लगा कि भाई जो मेथड है ना, वो बेसिक मेथड को ही थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया सर ने, तो वो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने तो यही किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं इस पॉइंट पे आ गया सिलेबस को रिवाइज करते करते कि मेरा पूरा मैथ्स 5 से 6 घंटे में रिवाइज हो जाता, पूरा मैथ्स आप ये समझ लीजिए। तो फिर मैं जब मैथ्स को रिवाइज कर लिया तो मैं फिर मॉक्स पे जाता था। आपको ना मॉक, देखिए मॉक आप कोई भी प्लेटफॉर्म का दे दीजिए, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, बट आपको ढूंढने होंगे एक्चुअली जो ऐसे टेस्ट सीरीजेस या फिर ऐसे मॉक्स जो थोड़ा सा टफ लेवल के हों। आप जब थोड़ा सा अच्छा लेवल का मॉक लगा के जाएंगे पेपर में, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा आपको फिर आसान लगेगा, आपका हाथ एकदम स्मूथली चलता रहेगा। और मैंने क्या किया था इस बार मॉक्स के लिए कि मैंने लास्ट के 15 डेज अराउंड पर डे मैथ्स का 3 सेक्शनल मॉक लगाया। अच्छा, तो उससे हुआ क्या, मैं, आप ये समझिए कि एग्जाम से एक दिन पहले हमारा टाइपिंग था, तो मैं टाइपिंग दे के आया था, उस दिन भी मैंने 2 से 3 सेक्शनल मैथ के लगाए थे। तो उससे क्या हुआ कि जो लास्ट 15 डेज पे जो मैंने इंटेंस एकदम प्रैक्टिस किया ना मैथ्स का, तो उसमें क्या होता था कि मेरे मॉक में कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे, फॉर एग्जाम्पल कि हाँ मेरे को आ ही नहीं रहा है, और कभी कभी टाइमिंग का इशू हो जाता। तो जैसे ही एक सेक्शनल मॉक दिया मैंने, कुछ चीजें छूट गई, मैं तुरंत गया अपनी सुपर 100 वाली पीडीएफ उठाई, देखा वो टाइप कहाँ पे है, तुरंत उसको तुरंत के तुरंत 2-3 बार लगा लिया, तो वो मेरे दिमाग में रह गया। और फिर मैं उस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली जो है मोबाइल में फोटो खींच लेता था, और अपने एक टेलीग्राम में मैंने खुद का अपना प्राइवेट ग्रुप बना रखा था, सिर्फ मैं था उसमें, मैं उसमें डाल देता था। और आभास सर का कई सारा जो है वो पीडीएफ का भी जो क्वेश्चन हुआ करता था, उसका भी मैं फोटो खींच के कुछ कुछ क्वेश्चंस का डाल देता था जो मुझे टफ लगते थे। तो उससे क्या हुआ कि मॉक में मेरा बहुत इंप्रूवमेंट होने लगा। और लास्ट के जो 15 डेज मैंने रोज 3-3, 4-4 सेक्शनल मॉक्स लगाए, और फिर साथ में जो गलतियां हुई इनको सुपर 100 से जब मैंने रिवाइज कर लिया, तो भाई ये स्पीड मेरी ऐसी हो गई कि हाँ, लास्ट 15 डेज लगातार लगाने से मॉक जब मैं रियल एग्जाम में गया, तो वो चीज मेरी मसल मेमोरी में थी कि मेरा पेन ऐसे ही चलना है। तो उस वजह से मुझे बहुत बहुत जल्दी बहुत हेल्प मिल गया कि हाँ, मैं मैथ्स को बहुत, मैंने पहले मैथ्स का ही सेक्शन उठाया था, रीजनिंग पे मैं बाद में गया था। और ये मेमोरी है पेपर देते हुए कौन से क्वेश्चन में क्या मेमोरी थी, कुछ शेयर करोगे? जैसे आपने वहां पे 30 क्वेश्चन करे, हाँ जी सर। तो कोई ऐसा क्वेश्चन 2 बार करना पड़ा ऐसा कुछ? हाँ सर, पहला, सर देखिए मैंने ना एक स्फीयर की कटिंग वाला क्वेश्चन आया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब वो क्वेश्चन उठाया, तो पहले तो मैंने उठाया और उसके बाद मेरे को, मैंने माइंड में इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे कट लगेगा, बट फिर मैं पेन चला रहा था तो मैं प्रॉपर आंसर पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं मॉक्स में इतना मेरा प्रैक्टिस हो गया था लगातार लास्ट के 15 डेज में, कि मेरे को तुरंत मेरे दिमाग ने बोला कि मूव करो यहां से, और मैं तुरंत मूव कर गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसी वजह से अब जैसे आगे मुझे स्टैट्स का क्वेश्चन मिला, मैंने स्टैट्स को पीडीएफ से इतना बार रिवाइज कर लिया था, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा लिए थे, तो स्टैट्स का जो क्वेश्चन था वो, उसमें जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो तो आपके
3 ऑप्शन तो सिर्फ देख के ही एलिमिनेट हो रहे थे, सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा था। तो वो क्वेश्चन मेरा हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स में ही बन गया। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने बहुत सारा टाइम बचा लिया था। ऑलमोस्ट मैंने 28 मिनट्स में मैथ के 25 क्वेश्चन कर लिए थे। और उसके बाद रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी होता है, आपको पता ही है मैथ सेक्शन से, तो मैंने वहां पे भी टाइम बाई कर लिया। और जब मैं सेकंड गो में मैथ्स पे आया, आपको मैथ्स में सेकंड गो में आना ही है, क्योंकि आप फर्स्ट गो में आप जितना जल्दी कोशिश करेंगे नहीं होगा, आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ, मैंने वन गो में ही पूरा मैथ्स करने का कोशिश किया और मेरे को 41 या 42 मिनट्स ऑलमोस्ट लग गए थे, जिसकी वजह से मेरा रीजनिंग में मैं पैनिक कर गया और वो खराब हो गया था। इसलिए आपको मैथ्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जब मैं वापस आया तो स्फीयर का क्वेश्चन बनाना था, 3 कट था, तो मेरे को याद था कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, एक कट लगाने से तुरंत 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा। फिर मेरे को समझ में आया कि 3 कट लगेगा तो यानी कि 6 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर पहले से था तो यानी कि 10 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि 8 कट्स है तो यानी कि स्फीयर एक सिमेट्रिक फिगर है, तो यानी 8 कट्स में जो 8 पार्ट निकलेंगे वो भी बिल्कुल इक्वल इक्वल होंगे। तो मैंने 10 पाई आर स्क्वायर को सीधे 8 से डिवाइड कर दिया और वहीं पे मेरा आंसर निकल गया। तो हमें अप्रोच ऐसे करनी है, और ये इसीलिए हो पाया ना क्योंकि मैंने बहुत सारा बार बार रिवीजन कर लिया था। और मॉक्स लगाने का फायदा ये हुआ कि मैं बार बार जो क्वेश्चन आ रहे थे जो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ इस पे स्टक हो सकता हूँ, मैं उनको तुरंत छोड़ देता था। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। और जब मैं रीजनिंग का सेक्शन खत्म कर लिया तो मेरे पास मतलब ऑलमोस्ट 14 या 15 मिनट्स बचा था। फिर मैं आया वापस से मैथ सेक्शन में, लास्ट के 4 मिनट में मैंने 5 क्वेश्चंस बना करके पूरा मैथ्स और रीजनिंग खत्म कर दिया। मेरे पास ऑलमोस्ट 9 या 8 मिनट्स बचा था और उस 8-9 मिनट में मैंने पूरा मैथ्स का सेक्शन ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया। और उसमें मुझे एक सिली मिस्टेक मिली, वो मैंने करेक्ट कर ली तुरंत। तो मेरे को मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो गया था सेक्शन 1 में। और जब आप सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, तो सेक्शन 2 आपको बहुत स्मूथली जाता है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपका सेक्शन 1 छूट गया है या फिर आपसे कुछ सवाल मैथ्स के नहीं बने हैं, तो आप ना जब सेक्शन 2 पे जाते हो तो आप पहले 10 मिनट तो मैथ्स के सवाल ही दिमाग में आते रहते हैं कि भाई मेरा ये छूट गया था, इसका आंसर ऐसे निकल सकता था, वैसे निकल सकता था। और इस बार जिस तरीके का सेक्शन 2 आया था इंग्लिश या जीके, आप अगर यही सोचते रह जाते उसमें तो शायद आपका इंग्लिश भी छूट जाता। तो एक्चुअली आपको सेक्शन 1 बहुत ज़रूरी है बेटर करना, सो दैट आपका सेक्शन 2 साइकोलॉजिकली एडवांटेज आप वहाँ पे ले पाएँ बेटर करने के लिए। ये तो मैंने मैथ्स में किया था। अभी मैं रीजनिंग का बताता हूँ आपको कि रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में तो यार हमें कुछ भी नहीं करना है खास। रीजनिंग में बस आप किसी भी टीचर को पकड़ो, एक बेसिक एक बार सिलेबस पढ़ लो, और रीजनिंग के लिए सिर्फ आप ये कर सकते हो कि सेक्शन 1 का जो मॉक देते हो आप, तो उसमें आप उससे रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लो, मोर देन इनफ रहता है। और आपको पता है कि मॉक्स में जो रीजनिंग आती है वो कहीं ना कहीं एग्जाम से टफ आती है, तो वहाँ पे तो आप रीजनिंग कर ही ले जाओगे। रीजनिंग में वैसे भी मुझे लगता है किसी स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। रीजनिंग में फंसता वही है जिसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो रीजनिंग आके पैनिक कर देता है, तो वो रीजनिंग में मतलब उसको दिक्कत हो जाती है बहुत। तो फिर वो क्या करेगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अब कोडिंग डिकोडिंग में यार टाइम लगता है, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्त तो टाइम लग जाएगा, आपको 2 मिनट भी सोचना पड़ सकता है। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे बंदा पैनिक कर जाता है, उसकी वॉच क्लॉक टाइम चल रहा होता है एग्जामिनेशन में कि हाँ यार 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, अभी 5-6 क्वेश्चन और आगे गो थ्रू करना है। तो वो पैनिक करके बिना सोचे समझे पहले 20 सेकंड सोचेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर वो आगे बढ़ के उस क्वेश्चन को भी नहीं सोचेगा और फिर वापस से पीछे आ जाएगा कि भाई मुझे ये करना है। तो यार मेरे को तो लगता है कि आप अगर मैथ्स बहुत ढंग से कर रहे हो तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिकली इतना टाइम मिल जाएगा कि वो सही हो जाएगा। और अगर सेक्शन 1 सही हो गया तो आप यकीन मानो सेक्शन 2 में आपका जैसा भी तैयारी हो, आप इतना साइकोलॉजिकल एडवांटेज से जाओगे या 4-5 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाओगे। शायद जिन पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो उन्हें भी आप सही कर पाओगे, जस्ट बिकॉज सेक्शन 1 आपको एक बहुत रिलीफ और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। तो अब हम यार सीधे क्रक्स की बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। हमें तो पहले ये करना है, देखो यार मार्केट में बहुत सारा कोर्स है। मैंने बहुत सारे टीचर से यूट्यूब पे इधर उधर देखा है
मैं मतलब ऑलमोस्ट हर टीचर से देखा है, एक दो को अगर छोड़ दो, मेरे को नाम शायद ना पता हो, आप लोग भी पढ़ते होंगे, सबसे पढ़ते होंगे, बट एंड पे चीजें यही फंस जाती हैं भाई कि रिवीजन कैसे करें, और जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहे हैं उनको हम किसी एक टीचर से कैसे एकदम जल्दी से क्लियर कर लें, और हमें कंसाइज वे में कहाँ से ऐसा मटेरियल मिल जाए कि हम उसको रिवाइज कर सकें। तो सुपर 100 इसी वजह से बेस्ट है, इसी वजह से बेस्ट है भाई कि आप ये मानो कि आप लास्ट 1 मंथ में आप सुपर 100 का बैच ले लो, एग्जाम से 2 मंथ पहले आपको जो जो पढ़ना है आप पढ़ो उससे, फिर उसका जो एनोटेटेड पीडीएफ होता है जिसमें सर क्वेश्चन के साथ में सोल्यूशन लिखते हैं, उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करा लीजिए, और फिर उस पीडीएफ से आप वही क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जो मैंने बताया था, जिस तरीके से आपको पूरा स्ट्रेटेजी की मार्क कर लीजिए, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चन आपको आने लगे उनको मार्क से हटा दीजिए, और जहां जहां आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही वापस से वीडियोस देख लीजिए सर का, वहीं पे आपका जो है प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। और फिर जब आप मॉक पे जाएंगे तो मॉक पे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर हम आए पीडीएफ पे, फिर हमने वो चीज रिवाइज कर ली, और फिर हमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही, फिर हमने वीडियो देख लिया, बस काम हो जाएगा। आप यकीन मानो भाई, मैंने हर चीज फॉलो कर ली, हर चीज फॉलो कर ली, कैसे भी करके, मतलब फॉर्मूला बुक्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, एंड पे जो काम आता है वो यही आता है कि भाई हर टाइप आपके दिमाग में होना चाहिए, इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये टाइप आएगा तो एक्चुअली यार हम अप्रोच कैसे करेंगे। भाई एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन नया दिख सकता है, बट अगर आपको 27 क्वेश्चन पुराना दिख रहा है जिसे आपको पता है कि एक्चुअली अप्रोच कैसे करना है, तो बाकी 3 क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि आप बेसिक से भी उड़ा दोगे, तो कोई इशू नहीं रहता है। तो मेरे को लगता है कि आपको रिवीजन कैसे करना है और आपको अपने जो लैकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे सही करना है, आप क्या कर सकते हो, आप सुपर 100 से वो कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा वो। लिखना है। भाई साहब ये पेनिशिया है, मेरे लिए तो है पर्सनली, क्योंकि मैंने एंड पे यही किया था, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था कि मैं इधर वीडियो देख लूँ उधर वीडियो देख लूँ। भाई साहब जो जो चीज़ें लैकिंग थी मुझे पता था, मैंने पीडीएफ्स उठाई, पीडीएफ्स देखी, नहीं समझ में आया पीडीएफ में कोई कॉन्सेप्ट, तुरंत वीडियो देखा, क्लियर हो गया। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या यार, कि मुझे एक मेमोरी याद है, मैं जब रिविजन कर रहा था, टाइम एंड वर्क में एक इस तरीके का टाइप होता है कि जिसमें आपको क्वाड्रेटिक लगानी पड़ती है, और फिर वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में ना बहुत टाइम चला जाता है। वहां पे आवाज सर ने एक बहुत बढ़िया मेथड बता रखा है, कैसे जो है आपको वो मेथड आपको कैसे कैसे आपको वो चीज जो है बिना क्वाड्रेटिक लगाए आप उसका आंसर कैसे निकाल लोगे। तो यार आप ये मानो कि जब मॉक में आएगा आप हार्डली 40 सेकंड में वो क्वेश्चन बना दोगे, बाकियों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में 1 मिनट लग जाता है। तो यार बस यही है, तो मैं अब इस वीडियो को एंड करूंगा फाइनली, ठीक है, थैंक यू गाइज।